हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 6 का चैप्टर 2 एक जगत एक लोक रीड करा रही हूँ। इसमें बताया गया ये एक कविता है और इसमें प्रकृति के तत्वों के बारे में बताया गया है कि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया पर सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना है। तो इसमें यही बताया गया है कि यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसीलिए सब भाई भाई हैं। तो इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की गई है कि ये जगत, ये लोग सभी के लिए है। चाहे कैसा भी इंसान हो, हम सब एक हैं। चलिए मैं कविता ये रीड करती हूँ और इसका फिर अर्थ समझाती हूँ। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो इसमें बताया गया है एक जगत। जगत मीन्स क्या होता है? संसार। लोक मीन्स क्या होता है? उसमें भी संसार होता है, दुनिया। ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि यह संसार एक मानव लोक है। मानव लोक यानी यह संसार में क्या रहते हैं? इंसान रहते हैं। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे समान के हकदार हैं। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो एक चंद्र एक सूर्य। चंद्रमा क्या है? एक ही है। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है। और एक सूर्य, तो संसार है, पूरे संसार में एक ही सूर्य है जो पूरे संसार को प्रकाशित करता है। और हम सब क्या हैं? एक ही धरती पर एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। अब एक तेज। एक तेज क्या है? हमें मिलने वाला प्रकाश। एक हवा, और क्या है? सब पानी। सब क्या है? सबके लिए एक ही है। पानी अलग अलग है क्या? नहीं, पानी का रंग एक होता है, एक जैसा होता है। पानी सबके लिए एक ही है। और हवा भी सबके लिए एक ही है। और हमें जो सबको क्या मिलता है? एक सा ही प्रकाश मिलता है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हम सबका जीवन क्या है? एक जैसा है। हम सबके जीवन में सुख दुख दोनों ही हैं। एक देह, और हमारे शरीर क्या हैं? हमारे शरीर भी एक जैसे ही हैं। और हम सबके खून का रंग भी एक जैसा ही है। और हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है। तो इसलिए कहा गया हमारे शरीर में प्राण भी एक जैसे ही हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। हर्ष यानी आनंद से खुश होकर, और राग यानी गीत, सुहाने यानी आनंद से खुश होकर। ओके, सुहाने में सुंदर। समता और ममता के गीत ताने। समता मीन्स सब मिलकर, और ममता यानी प्यार से और समानता से। घर घर में गूंज रहा निस दिन ये मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक जगत एक लोक सबका है एक मान। ओके, तो हर्ष भरे गीत गाएं। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ें, यानी सुंदर गीत गाएं। और हम क्या करें? समानता और प्रेम के गीत गाएं। और रात दिन क्या करें? रात दिन हमारे घर घर में यही गीत गूंजे कि एक जगत एक लोक, और हम सब इसी लोक के निवासी हैं। और हम सबका जगत एक ही है, संसार एक ही है। ओके, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हम सबका कर्तव्य है। और हम सब क्या करें? मिलकर
इस संसार की प्रगति करें, तरक्की करें और सबके साथ न्याय हो। ऐसे हम काम करें ताकि सबके साथ न्याय हो और हम सब क्या करें, मानवता की रक्षा करें, यही हमारा धर्म हो। और हम सब क्या करें, मिलजुल कर विश्व शांति के इस झंडे को लहराएं और अपनी एकता को प्रकट करें। ओके, तो आपको मैंने कविता का भावार्थ समझा दिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस कविता का भावार्थ अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, अब ये कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो शब्दार्थ आपको मैंने, शब्दार्थ मीन्स क्या होता है, शब्दों का अर्थ, एक ही शब्द का दूसरा अर्थ। तो इसमें जग का दूसरा मीनिंग दिया है जगत, दुनिया, लोक का क्या है, संसार, मान का आदर और सम्मान। तो इसमें से जो मैंने आप लोगों को 2 मीनिंग दिए गए हैं, तो इसमें समानार्थी शब्द भी निकलते हैं। भूमि, भूमि क्या होता है, जमीन। धरती, तेज मीन्स क्या होता है, प्रकाश। देह, तन। काया, शरीर। निष्दिन यानी हर रोज, प्रतिदिन। रक्त मीन्स क्या होता है, लहू, खून। अस्थि मीन्स क्या होता है, हड्डी। हर्ष मीन्स आनंद। प्राण, प्राण क्या होता है, जान या जीवन। तराना यानी गीत या गान। प्रगति मीन्स क्या होता है, उन्नति या फिर विकास। एक यानी एकता। राग यानी स्वर, ताल और लययुक्त संगीत। गान मीन्स क्या होता है, गीत। निशान मीन्स चिन्ह। तो यहाँ पर अभ्यास दिया गया, अभ्यास में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको रीड करके इसके आंसर्स आपको समझना है। ओके, इसको नोटबुक में फिल नहीं करना है। तो इसमें नंबर 1 दिया गया है, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, क्योंकि ये संसार सभी का है और इसमें रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, सबके खून का रंग एक जैसा है। ओके, इसीलिए सब बोला गया है कि एक जगत एक लोग, ऐसा कवि ने इसीलिए कहा गया है। एक रक्त का समझाइए। एक रक्त का अर्थ है कि संसार में रहने वाले सभी लोगों के खून का रंग एक जैसा है, इसीलिए कहा गया है कि सभी का रक्त एक जैसा है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म मानवता की रक्षा करना होना चाहिए। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, क्योंकि हम सबके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, सभी के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, इसीलिए कहा गया है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। ओके, अब मैं आप लोगों को इसमें स्वाध्याय रीड कराती हूँ। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व बताए गए हैं, सूर्य बताया गया है, चंद्रमा बताया गया है, पृथ्वी बताई गई है, आसमान बताया गया है, पानी बताया गया है और धरती बताई गई है, हवा बताई गई है। ये सब क्या है, प्रकृति के तत्व हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। क्योंकि काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बताया गया है कि पूरे संसार में एक ही चंद्रमा है, एक ही सूर्य है, एक ही हवा है, एक ही पानी है और हम सब एक जैसे हैं। हम सब का सुख दुख भी एक ही है और हमारे खून का रंग भी एक जैसा ही है, इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो इसको हम और भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। ओके, तो ये और भी शीर्षक ये दे सकते हैं। नंबर 4, सभी नदियाँ अलग अलग हैं फिर भी कभी क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। क्योंकि सभी नदियाँ अलग अलग हैं फिर भी कवि ने सबको एक ही पानी इसीलिए कहा गया है कि सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, सभी अलग अलग पानी का तो उपयोग नहीं करते, यूज़ नहीं करते और सबके लिए पानी एक ही है, इसीलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ब्लोम शब्द। ब्लोम मीन्स क्या होता है? विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी मीन्स अपोजिट। ओके, तो इसमें बोला गया है ब्लोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें एक शब्द दिया गया है पास। पास का क्या दिया गया है? दूर। इसी तरह से हमें और भी समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है। ब्लोम इसमें ढूंढने हैं और उनके अर्थ को भी ढूंढना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे? लाइनिंग दी है, इसमें हमें फिल करना है। तो जैसे इसमें दिया गया है मृत्यु। मृत्यु का क्या होगा? जीवन। ओके, तो यहाँ मृत्यु लिखेंगे, यहाँ जीवन लिखेंगे। फिर शुभ। शुभ कहाँ है? ये शुभ दिया गया है, ये अशुभ दिया गया है, तो यहाँ शुभ लिखेंगे, यहाँ पर अशुभ लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है? स्वामी। स्वामी का क्या होगा? दास होगा, तो यहाँ स्वामी लिखेंगे, तो यहाँ पर दास लिखेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे? चेतन। चेतन का क्या करेंगे? जड़। और दूर का क्या होगा? पास, जो इसमें दिया गया है। और प्रकाश का क्या होगा? अंधकार। ओके, इसी तरह से आपको दो विलोम का अर्थ लिखना है। ओके, और उसका क्या करना है? वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे इसमें नीचे उदाहरण दिया गया है, मेरे घर के पास मीना का घर है। तो पास इसमें क्या दे दिया? विलोम दे दिया। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है, तो इसमें दूसरे वाले का विलोम का अर्थ भी दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसमें दिया गया उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान प्रास यानी जो एक जैसे बोले जाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है आना जाना। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे नीचे सुनकर। सुनकर का क्या होगा? पढ़कर। ओके, मेहरबान। मेहरबान का क्या होगा? बागवान। और सेठानी। सेठानी का क्या होगा? जेठानी। इसी तरह से आपको जॉइंट करना है। जैसे ऊपर आना जाना लिखा हुआ है, तो बीच में डेस्क लगाकर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें क्या है? काव्य पंक्ति का अर्थ दिया गया है, और आपको क्या करना है? जो अर्थ दिया गया है उसको समझकर वही काव्य पंक्ति अपनी कविता से निकालकर आपको लिखना है। दोनों का आपको सेम यही करना है। तो आप पहले इसके लिए क्या करेंगे? मैंने जो अर्थ समझाया है उसको ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद कविता की वही लाइन, ये जो लाइन दी गई है नंबर 1, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो इसकी काव्य पंक्ति की लाइन इसके साथ में आप लिखेंगे। और सेकंड वाली है समता का यह गीत पूरे विश्व हमेशा गा रहा है। तो ये भी आपका दिया गया है इसमें, तो वो भी आप इसके नीचे कविता की एक लाइन लिखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको लोक दिया है, लोक का आपको क्या करना है? दूसरे शब्द भी आपको ढूंढना है कि इसके क्या ढूंढना है? समानार्थी। समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड। ओके, तो फर्स्ट लोक। लोक का क्या होगा? लोक का होगा, एक तो होगा विश्व और क्या करेंगे? दुनिया। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा? विश्व। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सर्कल करके बताती हूँ, मैं आपको लाइन करती हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है लोक। लोक का क्या होगा? विश्व। और दूसरा क्या होगा? दुनिया। इसी तरह से नीचे कौन सा दिया गया है? दूसरा मान। मान का क्या होगा? मान का होगा, मान का आएगा सम्मान। सम्मान कहाँ दिया गया है? ये रहा, ये सम्मान दिया गया है, सम्मान। और दूसरा क्या होगा? सम्मान का प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कहाँ दिया गया है? ढूंढिए, प्रतिष्ठा कहाँ है? ये रहा, ये रहा प्रतिष्ठा। ओके, थर्ड क्या है? निशान। निशान का क्या होगा? चिन्ह। ये रहा ची
न ये दिया गया है, और संज्ञा। ओके, ये रहा संज्ञा। अब नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर पर है हाथ। हाथ का क्या होगा, हाथ का इसमें होगा पानी, और दूसरा क्या होगा, हस्त। ये रहा हस्त, ये रहा हस्त, हस्त और पानी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अंबर। अंबर का क्या होगा, ये अंबर दिया गया है, अंबर का क्या होगा, आसमान, और ये रहा आसमान। आसमान और नभ, नभ, ये आपको दो दो मिल गए, तो आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, प्रश्न 5 में आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिस तरह से हाथ का पानी दिया है, सीता ने पानी से पानी पिया, पानी यानी हाथ से। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो शब्द आप ढूंढेंगे मैंने आप लोगों को बताया है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में उसका आप लोग क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 आया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नीचे दिए गए चौरस, चौरस मीन्स स्क्वायर में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है फूल, फूल इसमें से सर्कल किया गया है। इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, ढूंढ ढूंढ कर सर्कल करना है और उसका फिर सेंटेंस बनाना है, मीन्स वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसमें दिया गया है, एक दिया गया है कमल, कमल। तो आपको क्या करना है, कमल पर सर्कल करना है, या फिर आप लाइन भी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके, कमल पर करेंगे। फिर क्या आएगा, सेकंड सागर। तो ये रहा सागर, सागर लिखना है और आपका फिर इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्या है, भारत। ये रहा भारत, आप लोगों को भारत। नेक्स्ट फिर हिमालय, हिमालय। ओके, हिमालय दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, आरती। आरती कहाँ दिया गया है, ये रहा आरती। इसी तरह से आप लोग को शब्द ढूंढना है और जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया वो आपको लिखना है और उसका सेंटेंस बनाना है। ओके, अब आए भाषा सज्जता। भाषा सज्जता क्या होता है, ग्रामर होती है। तो भाषा सज्जता में क्या दिया है वो देखिए आप लोग। भाषा सज्जता में दिया गया, इन वाक्यों को पढ़िए। तो इसमें नंबर 1 दिया है, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। और 3 नंबर में क्या है, किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। और 4 में क्या दूँ, वहाँ कोई तकलीफ़ है। तो ये वाक्य दिए गए, इनको पढ़कर आपको देखना है। तो इसमें बताया गया है, इसकी क्या दी गई है, विराम चिन्ह की परिभाषा दी गई, मीन्स पंचुएशन। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत क्या कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है। ओके, जैसे इसमें क्या है, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, तो इसमें रुक गए। फिर शिक्षिका ने पूछा, वाह, तो इसके बाद हम रुक गए। गुड़िया तो आज बहुत अच्छी बनी, तो रुक रुक कर हमने बोला। तो विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, पंचुएशन। तो ये आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, फुल स्टॉप। तो ये पूर्ण विराम ये लास्ट में हम लगाते हैं। जैसे इसमें दिया गया, मोहन ने पत्र लिखा, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया। सीता स्कूल नहीं आई, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया। ओके, अल्पविराम क्या होता है, कॉमा होता है। तो आपको क्या करना है, ये अल्पविराम कॉमा देखना है और उसके जैसे उदाहरण दिए गए हैं उसको आपको रीड करके समझना है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेशन, मीन्स क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके, तो इसमें भी आप देख लीजिए, नीचे इसे कुछ वाक्य प्रयोग किए गए हैं, उसको आपको देखना है किस तरह से। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। जैसे इसमें दिया गया था वाह, तो इसमें बताए भी गए एग्जाम्पल दिए, जैसे किसी चीज़ को देख के आश्चर्य करना, घृणा करना, घृणा मीन्स नफरत करना, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया था। जैसे इसमें बताइए अरे, तो हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा दिया, मार्क लगा दिया। बाप रे, तो क्या है,
विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह, शाबाश, आहा। तो इसमें ऐसे हम कब लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जब ऐसे हमारे मार्क लगते हैं, मीन्स चिन्ह लगते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन और हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, नेक्स्ट आया हमारा योजक। योजक को क्या बोलते हैं, हाइपेन। तो ये छोटा सा डेस्क होता है, तो ये कहाँ लगाया जाता है, इसे इसमें बताया गया है सुख दुख, तो सुख और दुख के बीच में डेस्क लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। माता पिता के बीच में क्या लगाया गया है, योजक चिन्ह। पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह। देश विदेश के बीच में क्या लगा दिया, योजक चिन्ह। ओके, अब हो गया नेक्स्ट निर्देशक। निर्देशक क्या होता है, डैश लगाना। डैश लगाते हैं, डैश कब लगाते हैं, जब किसी के बीच में कन्वर्सेशन या बातचीत चल रही होती है, तब जब को किसी का नाम आता है तो उसके नाम के बाद में डैश लगाते हैं, फिर उसके बाद उसका जो बोलता है वो लिखा जाता है। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे ग्राहक बोल रहा है तो उसके आगे, ग्राहक के आगे डैश लगा के वह जो बोल रहा है वह लिख दिया। दुकानदार के आगे डैश लगा दिया, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह। ओके, नेक्स्ट आया कोष्टक। कोष्टक क्या होता है, ब्रैकेट। कहते हैं ना ब्रैकेट में लिखना है, ये देखिए विरुद्धार्थी का ब्रैकेट में विलोम लिख दिया, अध्ययन का पढ़ना लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये रहा हमारा कोष्टक का चिन्ह। ओके, नेक्स्ट आया अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास सिंगल कॉमा होते हैं और डबल कॉमा होता है। तो इसमें हिंदी में बोलते हैं इकहरा। इकहरा ऐसा होता है जो ऊपर एक कॉमा लगाया जाता है, और दोहरा क्या होता है, दोहरा मीन्स दो दो लगाए जाते हैं। तो कब लगाए जाते हैं, ये इकहरा लगाया जाता है किसी टॉपिक को हमें बताने के लिए, किसी यानी टाइटल किसी का बताने के लिए, कि किसी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। जैसे इसमें बताया गया समझदार नन्ही, तो ये चैप्टर का नाम है समझदार नन्ही, तो ये बताने के लिए। और दोहरे में कब लगाया जाता है, जब हम किसी के बारे में अलग से उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। इसमें दिया गया है प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, जय जवान जय किसान। ओके, तो इसमें थोड़ा सा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको क्या करना है, ऊपर विराम चिन्ह दिए गए हैं, वही विराम चिन्ह को आपको देकर यहाँ पर ये 4 सेंटेंस में इस वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखना है। ओके, थैंक यू। और आप लोगों को क्या करना है, सारा ये नोटबुक के अंदर फिल भी करना है। ओके।